साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन सेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होने चाहिए। तो साथियों आज से हमने एक नई चीज़ शुरू की है कि जो चीज़ें पीछे की जा चुकी हैं या आगे जो चीज़ें की जानी है क्लासेस में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं बताते चलूंगा जो या तो आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। टीजीटी पीजीटी में इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस सेशन अलग से होंगे, लेकिन रोज की क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं बताता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। साथियों मैं जानता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छी नहीं चल रही तो उसको अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपको वैकेंसी आ रही नहीं आ रही इस पर निर्भर नहीं रहना। आपको इस पर निर्भर रहना कि आप अपनी तैयारी कैसे कर लें कि कभी भी वैकेंसी आए एक पद आपके लिए सुनिश्चित हो। चलिए साथियों देखते हैं, यूजीसी जेआरएफ नेट के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्लेटो का डिस्कशन शुरू किया था। प्लेटो के डिस्कशन के साथ साथ हम एक चीज आपको बता दें कि सुकरात के डिस्कशन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस प्लेटो और सुकरात से कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष को सुकरात ने चिंतन में प्रमुखता दी है। क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा, सुकरात ने अपने चिंतन में किसको प्रमुखता दी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखेंगे। नैतिकता, मानवीय पक्ष, लोकतंत्र और ज्ञान। नैतिकता, मानवीय पक्ष, लोकतंत्र और ज्ञान। साथियों इसका क्या आंसर हो सकता है? सुकरात का आपने वीडियो देखा होगा, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, बाकी आपको खुद क्या करना है, आंसर्स बेसिकली पूरे वीडियो को देख करके आंसर्स फाइंड आउट करना है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो यहां पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स बेसिकली वीडियो देख करके स्वयं निकालने हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ को संवाद शैली में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन है प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ को संवाद शैली में प्रस्तुत किया है। ए रिपब्लिक, बी स्टेट्समैन, सी लॉस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों ग्रंथ प्लेटो के हैं। आपको बताना है संवाद शैली में प्रमुखता किसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये तो आ भी चुका है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। नीचे वही ग्रंथों के नाम है प्लेटो के, आप देखेंगे रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज और उपरोक्त सभी। क्या सभी में है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, एक हिंट मैं आपको देना चाहूंगा कि सिद्धांत किसी एक में दिया जाता है, व्याख्या के लिए अन्य ग्रंथों का भी प्रयोग हो सकता है। तो अगर सिद्धांत दिया है तो किसी एक ग्रंथ में दिया होगा, सबसे पहले किस में दिया है आपको बताना होगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों आपके सामने क्वेश्चन है, सॉरी बस क्वेश्चंस इतने पर्याप्त हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और है साथियों, एक क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। लिखा हुआ है प्लेटो ने नैतिकता, राजनीति और मानव जीवन की समस्याओं और उसके समाधान को प्रस्तुत करने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया है। क्या किया है साथियों? दृष्टांतों का प्रयोग। बहुत अच्छे से प्रश्न पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। लिखा है कि प्लेटो ने नैतिकता, राजनीति और मानव जीवन की समस्याओं और उनके समाधान को प्रस्तुत करने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया है। यह दृष्टांत कहां से लिए गए? प्लेटो ने जिन दृष्टांतों का प्रयोग किया वो दृष्टांत कहां से लिए? उसने 4 ऑप्शंस आपके लिए सामने हैं, देखेंगे। ए है राज दरबार के क्रियाकलापों से, नेक्स्ट है बी प्राचीन साहित्य से, सी है कला और प्रकृति के क्षेत्र से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन एक बार दोहरा देता हूं, लिखा है राज दरबार के क्रियाकलापों से, प्राचीन साहित्य से, कला और प्रकृति के क्षेत्र से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको वीडियोस देख करके इनके आंसर्स बताने हैं, या तो आगे वाले वीडियोस में आंसर मिलेंगे साथियों, या पीछे वाले वीडियोस में। बहुत अच्छे से देखिएगा और आपको इसका आंसर खुद फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं साथियों, हमने अभी तक प्लेटो का कुछ पार्ट डिस्कस किया है। क्या डिस्कशन में लिया है थोड़ा सा मैं आपको समराइज करके फिर आगे वाली चीजें यहां पर बताऊंगा। देखिए पिछली क्लासेस में हमने प्लेटो के सामान्य परिचय को देखा था, उसके बाद देखा था कि प्लेटो ने किस प्रकार से अपने गुरु सुकरात को जब विश्व का प्याला दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद देशाटन या बोल सकते हैं कि अन्य देशों की यात्रा पर वो चला गया। इटली गया, फ्रांस गया, साथ में पेरिस गया, पेरिस के साथ साथ आप देखेंगे फारस के देशों में आया। यह भी कहा जाता है कुछ चिंतकों के द्वारा कि भारत भी आया और भारत में उसने उपनिषदों का अध्ययन किया। इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था? वहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं, वहां के संविधान या कानून को समझना, उसके बाद एक आदर्श राज्य का प्रारूप प्रस्तुत कर देना।
वापस आता है प्लेटो साथियों, कहां पर? एथेंस में। वापस आने के बाद वो क्या करता है? एक दर्शन केंद्र की स्थापना करता है। अरस्तु इसी दर्शन केंद्र का शिष्य था। अरस्तु को वह दर्शन केंद्र का मस्तिष्क भी कहता है। साथियों, हमने पहले ही आपको बताया था कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, इनके बीच एक ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी है कि आपको एक को समझने के लिए दूसरे को भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए साथियों, आगे आपको एक बात फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि मैंने कहा था कि सुकरात ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। सुकरात के बारे में अगर आपको समझना है तो प्लेटो को ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटो ने मूल रूप से अपने ग्रंथ रिपब्लिक को, जिसे संवाद शैली में प्रस्तुत किया है, उसमें संवाद में सबसे प्रमुख प्रवक्ता उसने अपने गुरु सुकरात को बना दिया है और सुकरात के मुख से ही सारे के सारे विचार कहलवाए। साथियों ध्यान रखिएगा, चूंकि सुकरात के मुख से विचार कहलवाए हैं तो यह माना जाता है कि सुकरात को उसने बौद्धिक जगत में एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया और उसने जो विचार कहलवाए वो वस्तुतः सुकरात के ही विचार थे। साथियों, इससे साफ साफ समझ में आता है कि सुकरात का प्लेटो के वैचारिक जीवन पर बहुत ही गहरा और अमिट प्रभाव था। शायद इसी प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, प्लेटो के ग्रंथों में देख सकते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, कौन कौन से प्रभाव हमने देखे थे? तो हमने देखा था सबसे पहले कि द्वंद्वात्मक शैली को अपनाना, तर्क विद्या को अपनाना, प्रयोजन मूलकता को अपनाना, दृष्टांतों को अपनाना। साथियों, सबसे पहले हम अब बताएंगे आपको कि किस प्रकार से तर्क विद्या के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने ग्रंथों का बेसिकली क्रिएशन किया। उसके बाद आप देखेंगे साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि द्वंद्व का मतलब होता है विपरीत विचारों को साथ में रखना, ताकि असंगतियां जब साथ में होती हैं, विपरीत या विरोधी तर्क साथ में होते हैं, तो असत्य नष्ट होता है और अपेक्षाकृत अधिक सटीक सत्य सामने आता है। समस्याओं के समाधान का यह तरीका बताया प्लेटो ने। सीखा किससे? यह सीखा सुकरात से। साथियों, हमने देखा दृष्टांतों का प्रयोग भी प्लेटो ने किया हुआ है। दृष्टांतों को कहां से लिए उसने? चाहे राजनीति की बात करेंगे, शासन की समस्याओं की बात करेंगे, मानव जीवन की समस्याओं की बात करेंगे, हर एक क्षेत्र में उसने जो दृष्टांत को लेकर के बात कही है, उन दृष्टांतों को कला और प्रकृति के क्षेत्र से लिया है। कला और प्रकृति के क्षेत्र से दृष्टांतों को लिया है। साथियों, आगे हम देखेंगे कि सुकरात का जो प्रभाव प्लेटो पर पड़ा था, उसके बाद प्लेटो ने अपने नए विचारों को जब प्रस्तुत किया तो किस प्रकार से प्रस्तुत किया। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लेटो को क्या कहा जाता है साथियों? यूटोपियन या स्वप्नदर्शी चिंतक। यूटोपियन या स्वप्नदर्शी चिंतक का मतलब क्या होता है साथियों? ऐसा चिंतक जो केवल आदर्श की बात करता है। प्लेटो हमेशा अपने गुरु सुकरात के कदम चिन्हों पर चल करके, पद चिन्हों पर चल करके केवल आदर्श राज्य की बात करता है। साथियों, इसने व्यवहारिक यथार्थ राज्य की समस्याओं का समाधान करने की कोई कोशिश नहीं की, उनकी कमियों को दूर करने के लिए कोई भी तरीका नहीं बताया। केवल यह बताया कि आदर्श राज्य हो क्या सकता है, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें होती हैं। चूंकि यह बात प्रमादी है, यह बात केवल होना चाहिए, क्या है उसको ठीक करने से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि एक यूटोपियन राजनीति शास्त्री है, एक स्वप्नदर्शी विचारक है। ध्यान रखेंगे साथियों, यही बात यहां पर लिखी हुई आप देखेंगे कि सुकरात की तरह प्लेटो भी हमेशा आदर्श राज्य की तलाश में रहता है। आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की तलाश में रहता है। यथार्थ राज्य के स्वरूप एवं उसके विभिन्न रूपों में प्लेटो की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसी कारण प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी राजनीति शास्त्री कहा जाता है। प्रथम स्वप्नदर्शी राजनीति शास्त्री इसलिए क्योंकि सबसे पहले साहित्यिक प्रमाण किसके मिलते हैं? प्लेटो के ही मिलते हैं। सुकरात के साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलते, नहीं तो शायद सुकरात का नाम सबसे पहले आता। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम फिर से डिस्कशन में लेते हैं। आज जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है साथियों, बहुत ही बेहतर सिद्धांत है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एग्जाम्स में बहुत अधिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। साथियों, आप देखेंगे कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की यहां पर मैं चर्चा करनी है। जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, सबसे पहले ध्यान रखना है कहां प्रस्तुत किया गया है, तो इसको बुक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया गया है। बुक रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया गया है। यह स्टेटमेंट, यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। न्याय का सिद्धांत चूंकि रिपब्लिक बुक में दिया गया है, इसलिए इस बुक को हम न्याय मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय मीमांसा भी कहते हैं। तो न्याय मीमांसा के नाम से किस पुस्तक को बेसिकली संदर्भित किया जाता है? तो प्लेटो के रिपब्लिक को संदर्भित किया जाता है। साथियों, यहां पर जो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्लेटो ने, उस संदर्भ में बहुत अच्छी बातें कही हैं कुछ विचारकों ने, वो आपके सामने लिखी हुई हैं। 2 मिनट में आपको इसको समझना है। साथियों देखेंगे, सबसे पहले विल ड्यूरेंट क्या कहते हैं। विल ड्यूरेंट ये कहते हैं अपनी बुक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, बुक का नाम है उनका द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। इसमें कहते हैं साथियों, लिखा हुआ है कि रिपब्लिक अपने आप में पूर्ण प्रबंध है।
रिपब्लिक जो ग्रंथ है वो अपने आप में पूर्ण प्रबंध है, एक कंप्लीट टोटल मैनेजमेंट है। साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाद के विचारक हैं उन्होंने प्लेटो को एक संपूर्ण ग्रंथ या मानव जीवन के दर्शन और मानव जीवन की व्यवस्था से जोड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्णता में सारे ज्ञान को अपने आप में समेटे हुए हैं। साथियों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और यहां पर देखनी है। अगर हम रूसो की बात करते हैं तो जहां रूसो ने यह कहा है साथियों कि रिपब्लिक ग्रंथ शिक्षा शास्त्र का विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रूसो जनरल विल, इसको हम आगे देखेंगे, विचारक अपने आप में बहुत विशेष है और आपके एग्जामिनेशन के लिए चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे जेआरएफ नेट हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों यहां पर देखेंगे कि रूसो कहते हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। साथियों अब हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत को हमने क्या किया है, एरोवाइज टोटल मैनेज्ड वे में आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। एक बात पूरे इस एरोवाइज जो आपका टोटल मैनेज्ड ये सिद्धांत है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एक एक चरण की व्याख्या करेंगे। साथियों यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले न्याय सिद्धांत में उद्देश्य क्या है, न्याय सिद्धांत का आदर्श राज्य की स्थापना। क्या उद्देश्य है, आदर्श राज्य की स्थापना। साथियों आदर्श राज्य कौन होता है, जो न्याय पर आधारित हो। आदर्श राज्य कौन होता है, जो न्याय पर आधारित हो। एक बार इस पूरी सीरीज को आप देख लीजिए। साथियों न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, अतः नीति शास्त्र का विवेचन जरूरी है। न्याय की स्थापना के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की उपयुक्त स्थिति निर्धारित करना जरूरी है। मैं एक बार इसलिए पढ़ दे रहा हूं, एक समराइजेशन में इसको फिर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस हेतु समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाना होगा। सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है, क्योंकि समाज या राज्य व्यक्ति का ही बृहत स्वरूप होता है। आगे लिखा हुआ है साथियों, मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन जरूरी है। साथियों नेक्स्ट लिखा हुआ है, मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षा प्रणाली अनिवार्य होती है। देन नेक्स्ट लिखा है साथियों आपके सामने कि शिक्षा शास्त्र का विवेचन भी जरूरी है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। साथियों अब हम वापस चलते हैं, एक एक चीज को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि न्याय का सिद्धांत है वो क्या उद्देश्य रखता है वो उद्देश्य रखता है आदर्श राज्य की स्थापना। आदर्श राज्य को किससे जोड़ा है, आदर्श राज्य को प्लेटो ने जोड़ा है। ध्यान रखिएगा साथियों, साफ साफ लिखा हुआ है न्याय पर आधारित राज्य। किससे जोड़ा है, न्याय पर आधारित राज्य। यहां पर न्याय क्या है, यहां पर न्याय क्या है, इसको समझने के लिए आपको नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। जब तक नैतिकता का पता नहीं है तब तक आप न्याय को परिभाषित नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं मतलब न्याय क्या है, सबके लिए अच्छा, सबके लिए समान अवसर, या समाज में सबके लिए क्या होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार क्या होना चाहिए न्याय। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको न्याय को डिफाइन करना है तो न्याय को समझने के लिए आपको नीति शास्त्र को समझना पड़ेगा। अगला स्टेप यही कहते हैं प्लेटो कि जरूरी क्या है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात नीति शास्त्र का विवेचन जरूरी है। साथियों अगर न्याय के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए, और नैतिकता तभी आपको क्या होगी, ज्ञापित होगी। नैतिकता का नॉलेज तभी होगा जब आप नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। साथियों आप देख रहे हैं अलग अलग अनुशासन, अलग अलग विषय, सारे विषयों को एक साथ समेट दिया है, सारे विषयों को एक साथ लेकर के क्या किया है इन्होंने, न्याय का सिद्धांत दिया है। सबसे पहली बात है आदर्श राज्य वह है जो किस पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। नैतिकता के ज्ञान के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। नीति शास्त्र के अध्ययन के बाद आप क्या करेंगे, न्याय को समझ सकेंगे और न्याय पर आधारित आदर्श राज्य को समझ सकेंगे। साथियों आगे लिखा हुआ है देखेंगे कि न्याय की स्थापना के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की उपयुक्त स्थिति निर्धारित करना जरूरी है। समाज के विभिन्न वर्गों की उपयुक्त स्थिति का निर्धारण। साथियों न्याय के लिए यहां यह कहा गया है कि समाज में अलग अलग वर्ग हैं, कुछ हैव हैं, कुछ हैव नॉट्स हैं, कुछ अभावग्रस्त वर्ग हैं, कुछ शासक वर्ग हैं, कुछ जनसामान्य वर्ग हैं, कुछ गरीब वर्ग हैं। साथियों सामान्य रूप से हम अपने भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एथेंस के हिसाब से इस सिद्धांत को देख रहे हैं। भारत में तो जाति प्रथा है, वहां पर ऐसा ऐसी कोई जाति प्रथा नहीं है। संरक्षक वर्ग है, सामान्य वर्ग है, गरीब है, अमीर है, इसको देख करके हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात लिखी हुई है साथियों कि न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है कि समाज के विभिन्न वर्गों
की उपयुक्त स्थिति समाज में निर्धारित हो जाए। बहुत अच्छी बात है। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ है कि समाज में जितने भी वर्ग रहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा साथियों, समाज में जितने भी वर्ग रहते हैं उन सभी का समाज में एक अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए। किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, किसी को भी तिरस्कृत नहीं करना है। साथियों आगे देखेंगे आगे क्या कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि अगर आपको क्या है समाज में वर्गों का उपयुक्त स्थान निर्धारित करना है तो सबसे पहले आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए। समाज का ज्ञान कैसे आएगा साथियों? समाज के ज्ञान के लिए जरूरी है कि आप समाज शास्त्र पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, क्योंकि समाज शास्त्र से ही समाज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वही चीज आगे लिखी हुई है साथियों, आप देखेंगे कि इस हेतु समाज शास्त्र के क्षेत्र में जाना होगा। सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करना है तो समाज शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ सकेंगे कि किस व्यक्ति को या किस समूह को समाज में कौन सी स्थिति परिस्थिति देनी चाहिए। साथियों आपको पता है ना समाज किससे मिलकर के बना है? आप सभी जानते हैं कि समाज मुख्यतः मनुष्यों से मिलकर के बना है। तो जब तक आप मनुष्य के बारे में नहीं जानेंगे, क्या समाज के बारे में जान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। समाज एक वृहद इकाई है, मनुष्यों से मिलकर के बनने वाली एक बड़ी इकाई है। तो समाज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले आप मनुष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगला चरण यही है, आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक है। जब तक आप मनुष्य की प्रकृति को नहीं समझेंगे साथियों, आप देखेंगे समाज की जानकारी भी आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगी। अच्छा, मनुष्य की प्रकृति को क्यों समझना है? क्योंकि समाज मनुष्यों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा समूह है। अब मनुष्य की प्रकृति आप कैसे समझ सकते हैं? मनुष्य की प्रकृति कैसे समझ सकते हैं साथियों? मनुष्य की प्रकृति समझने के लिए आपको मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य की मनस्थिति, मनुष्य की मानसिक सोच, मानसिक स्तर, उनकी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, समस्याएं, इन सारी बातों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला चरण है न्याय के सिद्धांत का, आपके सामने लिखा हुआ है साथियों कि मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। वही चीज मैंने बताई कि मनोविज्ञान का अध्ययन आपको मनुष्य को समझने में सहायता देगा। जब आप मनुष्य को समझ लेंगे तो मनुष्य से मिलकर के बना जो बृहद समाज है उसको समझ लेंगे। बृहद समाज को समझ लेंगे तो न्याय की स्थापना के लिए उस समाज में व्यक्तियों के समूह, वर्गों को कहां किसे कैसी उपयुक्त परिस्थिति स्थिति देनी, ये आप समझ लेंगे। जब आपने समझ लिया मतलब आपने नैतिकता के साथ कार्य किया, और नैतिकता के साथ कार्य हो गया तो न्यायपूर्ण कार्य हो गया, जिससे आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। हर एक चरण अपने आप में कैसा लगता है? एक पूर्ण चरण लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोशिका अपने आप में क्या है साथियों? एक इकाई है जो सारे कार्य को करती है, जो कार्य आप देखेंगे करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना शरीर करता है। वैसे ही आप देख रहे हैं कि हर एक चरण में यहां पर न्याय का सिद्धांत अपने आप पर पूर्ण सा प्रतीत हो रहा है। आगे देखेंगे साथियों कि आपको मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, किसके लिए? मनुष्य के बारे में जानकारी के लिए, मनुष्य को समझने के लिए। लेकिन आपको यह भी समझना है कि मनुष्य की जानकारी तो प्राप्त कर ली, मान लीजिए मनुष्य की जानकारी में आपको यह प्राप्त हुआ कि भाई इसे आधा अधूरा ज्ञान है, इसके व्यक्तित्व में अधूरापन है, इसके व्यक्तित्व को पूरा करना है, तो क्या जरूरी होगा? शिक्षा शास्त्र जरूरी होगा साथियों। शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन, शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि मनुष्य के व्यक्तित्व का सही दिशा में विकास किया जा सके। पहले हमने नीति शास्त्र पढ़ा, उसके बाद समाज शास्त्र पढ़ा, फिर मनोविज्ञान पढ़ा, अब शिक्षा शास्त्र पे चले आए। आप देख रहे हैं साथियों कितने अच्छे तरीके से संगुम्फन किया गया है अलग अलग अध्ययन विषय का, जब न्याय के सिद्धांत को देने का प्रयास करते हैं प्लेटो। आगे देखेंगे प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षा प्रणाली का विकास अनिवार्य है। जब तक शिक्षा प्रणाली सही तरीके से विकसित नहीं होगी, साथियों एक बात मैं बताना चाहूंगा, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि प्लेटो ने बालक बालिकाओं और हर एक वर्ग के लिए शिक्षा के महत्व को बताया है। 50 वर्षों तक रेगुलर शिक्षा चलने वाली व्यवस्था दी है, जिसमें से 10, 20, 30, 50 वर्षों में कठोर परीक्षा का आयोजन होता है। जो शुरुआती शिक्षा है वो सबके लिए है, लेकिन जो उत्तम शिक्षा है वो केवल किसके लिए? दार्शनिकों के लिए। साथियों देखेंगे शिक्षा का महत्व आज भी जीवन में है, तो प्लेटो ने इसको 2500 साल पहले ही पहचान लिया था। अब हम देखेंगे साथियों आगे क्या है चरण। आगे चरण है कि अर्थात शिक्षा शास्त्र का विवेचन जरूरी। शिक्षा शास्त्र के आधार पे आप शिक्षा प्रणाली बनाएंगे। जब तक शिक्षा शास्त्र आप नहीं पढ़ेंगे, कौन सी शिक्षा प्रणाली समाज के लिए जरूरी है आप ये समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही आप समझेंगे तो वहां पर मनुष्यों के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? सही दिशा में उसको ले जाने के लिए आप वहां पर शिक्षा व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं।
सही शिक्षा व्यक्तियों आप देखेंगे कि मनुष्य के व्यक्तित्व को सही तरीके से निर्मित करती है और ऐसा व्यक्ति समाज में एक अच्छा योगदान कर सकता है और समाज को आदर्श समाज बनाने में अपना कार्य कर सकता है। आदर्श समाज से ही आदर्श राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी। आगे देखेंगे साथियों, लिखा हुआ है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है दर्शन शास्त्र। सॉरी, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? दर्शन शास्त्र। ध्यान रखिएगा कि दर्शन शास्त्र को सबसे सर्वोच्च विषय के रूप में स्थापित करते हैं प्लेटो, और ये कहते हैं कि शिक्षा अलग अलग विषयों की दी जानी चाहिए। गणित की शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान की, इतिहास की, संगीत की, सभी क्षेत्रों की शिक्षा होनी चाहिए, समाज की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है साथियों दर्शन की। अच्छा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा कैसे दी जाएगी? तो इसके लिए प्लेटो एक व्यवस्था करते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि एक दार्शनिक राजा, जब हम एक दार्शनिक राजा के बारे में पढ़ेंगे साथियों, तो दार्शनिक राजा के व्यक्तित्व का अध्ययन करके हमें समझ जाएंगे कि एक्चुअल दर्शन शास्त्र है क्या और मानव जीवन में किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। यहां दार्शनिक का मतलब फिलोसफर से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी मतलब जिसको समाज की समस्याओं का ज्ञान है, समाज में लोगों की अपेक्षाओं का ज्ञान है, जिसके अंदर तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर आप देखेंगे लोलुपता नहीं है, और वो क्या कर सकता है? एक संत बुद्धि रख करके, संत मतलब एक ऋषि मुनि जैसी बुद्धि रख करके, बिना किसी प्रकार के ग्रसन के वो अच्छे तरीके से क्या कर सकता है साथियों? राज्य को चला सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे दार्शनिक राज्य की कल्पना कौन करते हैं आदर्श राज्य के लिए? प्लेटो करते हैं। तो अंतिम चरण में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है दर्शन शास्त्र, और इसी क्रम में प्लेटो ने दार्शनिक राजा के विश्लेषण को प्रस्तुत किया। दार्शनिक राजा के विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो में मैंने आपको एक बात कही थी कि सारे के सारे अनुशासन या विषयों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि इस बात का विरोध अरस्तु करता है। अरस्तु ये कहता है कि अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से विकसित करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका अलग महत्व है और उनको समझने के लिए जरूरी है कि अलग अनुशासन के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन यहां पर उसके गुरु प्लेटो ने क्या किया है? सारे के सारे विषयों को आप देख रहे हैं ना साथियों, नीति शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सभी का प्रयोग कर दिया है किसमें? न्याय के सिद्धांत में एक साथ। इसीलिए लिखा हुआ है साथियों कि वस्तुतः प्लेटो ने रिपब्लिक में संपूर्ण ज्ञान को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया है। किस रूप में? समन्वित रूप में। संपूर्ण ज्ञान का ये जो समन्वय है किस लिए है? आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। आदर्श राज्य वह है जो न्याय पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, अर्थात न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए साथियों। नैतिकता के ज्ञान के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन जरूरी है, ठीक है ना। न्याय ये कहता है साथियों कि समाज में हर एक समूह, हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। जब समाज में उपयुक्त स्थान की बात आएगी तो समाज शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी, क्योंकि समाज को आप पहले पहचानो तो समाज किससे मिलकर के बना है साथियों? समाज मनुष्यों से मिलकर के बना है। पहले मनुष्य को समझो, उसके बाद उसकी वृहद इकाई समाज, और उससे बड़ी इकाई आप राज्य को समझ सकते हो। तो यहां पर जब मनुष्यों को समझना है तो मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान पढ़ करके आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य के व्यक्तित्व में कौन सी कमियां हैं, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के आदर्श व्यवहार को बना करके ही हम आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो यहां पर मनोविज्ञान के अध्ययन से मानव व्यवहार की कमियां समझ में आ जाएंगी, मनुष्य की कमियां समझ में आएंगी। उसको दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली जरूरी। शिक्षा प्रणाली साथियों क्या करेगी? मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होता है साथियों? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र कैसे अध्ययन किया जाए, कैसे पता चले कि दर्शन है क्या, और मनुष्य को जीवन को कैसे सही तरीके से सद्गुणों से युक्त बना देगा? तो साथियों इसके लिए जरूरी है दार्शनिक राजा के बारे में पढ़ना। दार्शनिक राजा मतलब एक फिलोसफर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल राजा, जो सारी समस्याओं, सारी अपेक्षाओं का ध्यान रखना है और बिना किसी लिप्सा के वो शासन चला सकता है, ठीक है साथियों। तो सारी चीजों को एक साथ पिरो करके इन्होंने क्या किया? न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है साथियों। न्याय के सिद्धांत के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है, जो प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही रूप है, राज्य व्यक्ति का ही रूप है, ठीक है। इसलिए राज्य की प्रकृति को समझने के लिए व्यक्ति की प्रकृति को समझना जरूरी है। साथियों अगर आपने व्यक्ति की प्रकृति को समझ लिया तो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बने समाज और राज्य को भी आसानी से समझ सकते हैं, उसके बारे में एक आदर्श विवेचन कर सकते हैं। सॉरी।
अब यहां पर आप देखेंगे साथियों कि अब हमें क्या करना है, प्लेटो के अनुसार देखना है कि मानव व्यवहार, व्यक्ति को समझना है तो मानव व्यवहार को समझना पड़ेगा। तो मानव व्यवहार के कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, मानव व्यवहार के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो प्लेटो के अनुसार आप देखेंगे कि मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण सोर्सेस, स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इच्छा या तृष्णा, उसके बाद देखेंगे भावना या मनोवेग, और तीसरा है आपका बुद्धि। ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे इच्छा या तृष्णा, दूसरा भावना या मनोवेग, और तीसरा है साथियों ज्ञान या बुद्धि। ये तीन क्या है, किसी भी मनुष्य के व्यवहार को संचालित करने वाले प्रमुख तत्व या स्रोत हैं, और इन्हीं के आधार पर मानव का व्यवहार बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों, जो क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, जो इच्छा या तृष्णा से अपने जीवन को चलाते हैं। कुछ लोग हैं जिनका जीवन भावनाओं से चलता है, मनोवेगों से चलता है। शायद यही मनोवेग आप देखेंगे सुकरात ने कहा है कि ये एथेंस के चरित्र को दुर्बल करने का सबसे मौलिक कारण थे, और ये मनोवेग आए कहां से, लोकतंत्र से आए। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। साथियों यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मनोवेग से कुछ लोगों का जीवन चलता है और कुछ लोगों का जीवन बुद्धि, तर्क और ध्यान रखिएगा ज्ञान से चलता है। अब आगे हमें देखना है कि इस आधार पे हम व्यक्तियों को विभाजित कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले व्यक्तियों के विभाजन के पहले इनका स्थान कहां पर होता है पता होना चाहिए। जो इच्छा या तृष्णा है उनका स्थान कमर में होता है साथियों। कहां पर, कमर में। ये कौन कहते हैं, प्लेटो, कि इच्छा या तृष्णा का स्थान कहां पर है, मनुष्य के कमर में। उसके बाद आप देखेंगे मनोवेगों और भावनाओं का स्थान का, भावनाएं कहां से निकलती हैं, दिल से निकलती हैं, हृदय में, हार्ट में। हृदय में क्या है साथियों, भावनाओं का स्थान है। जबकि आप देखेंगे बुद्धि और ज्ञान का स्थान कहां पर है, मस्तिष्क में। कहां पर, मस्तिष्क में। वही चीज यहां पर लिखी हुई साथियों, देखेंगे इच्छा या तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है। उसके बाद भावना या मनोवेगों का स्थान मनुष्य के हृदय में है। तीसरा लिखा हुआ साथियों ज्ञान का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में। बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल संदर्भित रूप से, बिल्कुल प्रासंगिक तरीके से आपको टू दी पॉइंट चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। आगे देखेंगे इसके बाद इसी आधार पर प्लेटो ने क्या किया है, समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। समाज को पहले उसने मनुष्य को विभाजित किया, ठीक है, किस आधार पे, इच्छा, भावना और ज्ञान के आधार पे। अब उसने समाज को विभाजित कर दिया क्योंकि ऐसे मनुष्य कुछ होंगे जो केवल इच्छाओं से संचालित होते हैं, उनका एक वर्ग बन जाएगा। कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो भावनाओं से संचालित होते हैं, उनका एक वर्ग बन जाएगा। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो ज्ञान से संचालित होते हैं, उनका एक वर्ग बन जाएगा। अब साथियों यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले कि जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, ठीक है, अगर सामाजिक वर्ग के रूप में देखेंगे तो वो क्या काम करते हैं, वो उद्योग और व्यापार करते हैं। जिनके अंदर इच्छा होती, विश, वो क्या करेगा साथियों, व्यापार से जुड़ेगा। कौन कहता है, प्लेटो। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जिनमें मनोवेग या भावनाओं की प्रधानता होती है साथियों, वो किससे जुड़ता है, वो सैन्य कार्यों से जुड़ता है, वो योद्धा बनता है। वही चीज यहां पर लिखी हुई साथियों, देखें कि जिनमें भावनाओं या मनोवेगों का क्या होता है, देखेंगे मुख्य स्वरूप होता है व्यक्तित्व में, वो या तो योद्धा बनेगा या सैन्य कार्यों से जुड़ेगा, सैन्य व्यवस्था में अपने आप को संलिप्त कर लेगा। ऐसे व्यक्ति साथियों जो ज्ञान को प्रमुखता देते हैं, जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व ज्ञान से संचालित होता है, वो क्या बनते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, वो बनते हैं दार्शनिक, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर बनते हैं। यही चीज लिखा हुआ है, देखेंगे जो ज्ञान से संपन्न है वे दार्शनिक के रूप में स्थापित होते हैं। किसके रूप में, दार्शनिक के रूप में। तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे चलाया जा रहा है उसके आधार स्रोत बता दिए सबसे पहले प्लेटो ने। फिर उन आधार स्रोतों के आधार पे वर्ग बना दिए व्यक्तियों के, और वर्ग बनने से समाज बन गया। उन्हीं आधारों पे समाज का भी वर्गीकरण कर दिया। समाज के वर्ग बता दिए, एक वर्ग हो गया व्यापारी वर्ग, एक वर्ग हो गया सैन्य वर्ग, और तीसरा वर्ग हो गया दार्शनिक या संरक्षक वर्ग, जो क्या करेगा, सत्ता का संचालन करेगा एक आदर्श राज्य में। आदर्श राज्य है ये, व्यवहारिक नहीं साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है इसी क्रम में साथियों, आगे जो लिखा उसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। इसी क्रम में यदि व्यक्ति के लिए सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए सद्गुण निर्धारित करना आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि अभी हमने देखा व्यक्तियों के व्यक्तित्व कैसे संचालित हो रहे हैं, उसके प्रमुख स्रोत देख लिए प्लेटो के अनुसार। फिर हमने देख लिया उन प्रमुख स्रोतों के आधार पर क्या किया गया है, समाज में वर्गों का निर्धारण कर दिया है प्लेटो ने। अब वर्गों के निर्धारण के बाद यह कहा है कि अगर मनुष्य के लिए सद्गुण निर्धारित कर लिए जाएं, सद्गुण कैसे निर्धारित करेंगे, जो लोग इच्छा या तृष्णा से संचालित हो रहे हैं उनके लिए अलग सद्गुण होगा,
जो लोग भावनाओं मनोवेगों से संचालित हो रहे हैं उनके लिए अलग सद्गुण होगा। साथियों, जो लोग ज्ञान बुद्धि विवेक से संचालित हो रहे हैं उनके लिए अलग सद्गुण होगा, और कुछ ऐसा सद्गुण होगा जो इन सभी सद्गुणों के बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय करने में सक्षम होगा। साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है क्योंकि न्याय का सिद्धांत का अंतिम चरण चल रहा है। साथियों, देखेंगे यहां पर यह कहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए अगर वो इच्छा से संचालित है या फिर भावना से संचालित है, उसके लिए एक प्रमुख सद्गुण होगा। अगर इन सद्गुणों को हम समझ जाएं तो राज्य के लिए क्या होना चाहिए सद्गुण, राज्य के लिए आदर्श सद्गुण क्या होना चाहिए, उसका पता हम लगा सकते हैं। क्या कहते हैं प्लेटो, देखेंगे यहां पर प्लेटो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर सबसे पहली बात है कि 4 मूल सद्गुण बताए उन्होंने, 4 मूल सद्गुण बताए हैं। 3 तो व्यक्तियों के स्रोत हैं, जो उन स्रोतों के व्यवहार के स्रोत हैं उनके आधार पे, चौथा है न्याय। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखेंगे साथियों, लिखा है कि इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है, संयम। क्या है, संयम। ध्यान रखिएगा साथियों कि जो इच्छा या तृष्णा से संचालित होने वाला व्यापारिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग को अपने ऊपर संयम रखना जरूरी है। संयम रख करके वो अपने कार्य में सफल हो सकता है और जीवन में खुश रह सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो सद्गुण हो गया साथियों, कौन सा हो गया, यहां पर आप देखेंगे सद्गुण हो गया संयम। बहुत अच्छे से देखेंगे, इच्छा या तृष्णा से चलने वाले व्यक्तियों के लिए सद्गुण क्या हो जाएगा साथियों, संयम हो जाएगा प्लेटो के अनुसार। देखेंगे नेक्स्ट, भावना या मनोवेग से जो चल रहे हैं उनके लिए सद्गुण क्या हो जाएगा, साहस। ठीक है ना, भावनाओं और मनोवेगों से चलने वाले व्यक्तियों के लिए सद्गुण क्या हो जाएगा, साहस। सैनिकों में अगर साहस नहीं है तो वो आप देखेंगे बॉर्डर पे भी अच्छा काम नहीं कर सकते और एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकते। उनके लिए जीवन में एक अच्छी खुशी, कल्याण और अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए आवश्यक है कि वो अपने अंदर साहस का भाव बना रखें। अगर साहस का सद्गुण उनके अंदर है तो वो सफल रहेंगे अपने जीवन में। ये किसके लिए है, जो भावनाओं और मनोवेगों से चलते हैं, क्योंकि साथियों भावनाएं और मनोवेग इंसान को तोड़ती भी हैं और यही चीजें इंसान को जोड़ करके शीर्ष पर भी पहुंचा देती है। साथियों, तीसरे नंबर पे है ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान और बुद्धि के आधार पर चलते हैं। इनके लिए उपयुक्त सद्गुण क्या हो जाएगा, विवेक। क्या हो जाएगा साथियों, विवेक। ये लिखा हुआ है जो बेसिकली ज्ञान और बुद्धि को प्रमुखता देते हैं। ध्यान रखेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण सद्गुण क्या हो गया, विवेक। 3 प्रकार के सद्गुण हो गए, कौन कौन से, संयम, साहस और विवेक। संयम, साहस, विवेक। यहां पर लिखा है नंबर 1 संयम, नंबर 2 साहस, नंबर 3 विवेक। अब ये जो सद्गुण है एक ही प्रकार के व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। जिन व्यक्तियों के व्यवहार को संचालित करने वाले स्रोत हैं वो अलग अलग हैं तो उनके लिए सद्गुण अलग अलग हो जाएंगे। इच्छा से संचालित व्यक्ति के लिए सद्गुण संयम है, व्यापारियों को संयम रखना चाहिए। भावनाओं से संचालित व्यक्तियों के लिए सद्गुण है साथियों, ध्यान रखिएगा, साहस, मतलब सैनिकों में साहस होना चाहिए। जिनके पास ज्ञान और बुद्धि है उनके लिए सद्गुण क्या हो गया, विवेक। 3 तो हो गए। चौथा सद्गुण इन सबसे ऊपर है, इन सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, चौथा सद्गुण है, ध्यान रखिएगा, न्याय। कौन सा है, न्याय। न्याय सद्गुण सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा इन तीनों सद्गुणों में वो सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्लेटो ने बताई है, बहुत ही शानदार विचार है साथियों। न्याय अन्य सभी सद्गुणों का समुचित संयोग है, अन्य सभी सद्गुणों का समुचित संयोग है और साथ में न्याय वह प्रधान सद्गुण है जो बाकी अन्य सद्गुणों को समन्वित करने की क्षमता रखता है। क्या करता है, अन्य सभी सद्गुणों को समन्वित करने की क्षमता रखता है। यहां पर देखेंगे जब हम एक व्यक्ति के संदर्भ में न्याय की बात करेंगे, किसके संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में। देखिए यहां पर 2 पक्ष आ जाएंगे, एक तो व्यक्ति के संदर्भ में न्याय, दूसरा राज्य के संदर्भ में न्याय। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्ति के संदर्भ में न्याय क्या कहते हैं प्लेटो। बहुत ही अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट में मैं बता देता हूं कि व्यक्ति के संदर्भ में न्याय सद्गुण क्या है। व्यक्ति के संदर्भ में न्याय सद्गुण साथियों लिखा हुआ है कि तृष्णा को साहस से संबल मिल जाए, तृष्णा को साहस से संबल मिल जाए और बुद्धि विवेक से मार्गदर्शन मिल जाए। लिखा हुआ है, देखिएगा, तृष्णा को साहस से संबल मिल जाए और बुद्धि विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। ठीक है, न्याय व्यक्ति के लिए क्या है कि तृष्णा या इच्छा को साहस का संबल मिले। ठीक है ना, आपकी जो इच्छा है ये व्यक्ति के लिए सद्गुण है साथियों। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को साहस से मजबूती मिल जाए ताकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप कार्य करना शुरू कर दें, और जब कार्य करना शुरू कर दें तो विवेक और बुद्धि से मार्गदर्शन मिल जाए ताकि कार्य सही तरीके से सही साधनों का प्रयोग करके पूरा हो जाए और आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। कितनी अच्छी बात, कितनी तार्किक बात कही है साथियों प्लेटो ने। आगे देखेंगे राज्य के लिए सद्गुण के बारे में क्या कहते हैं प्लेटो।
बहुत ही शानदार विचार है साथियों, लिखा हुआ है, देखेंगे आप एक बार कि राज्य के संदर्भ में सद्गुण का अर्थ क्या है। राज्य के संदर्भ में सद्गुण का अर्थ है कि उत्पादक वर्ग को सैन्य वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त हो तथा दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। उत्पादक वर्ग मतलब जो इच्छा पर आधारित वर्ग है, उसको किससे संरक्षण मिलना चाहिए? सेना से। हमेशा जिन चीजों का उत्पादन हुआ है उनको सुरक्षित रखना जरूरी है, तो सुरक्षित कौन रखेगा? सेना। उत्पादन को संबल कि भाई हम उत्पादन करने जा रहे हैं, कहीं कोई हमें मार न दे, कहीं कोई जंगली जानवर हमारा शिकार न कर ले, इसके लिए जरूरी है कि सेना उन्हें एनर्जी दे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आप उत्पादन करिए। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट, दार्शनिक वर्ग का क्या मिल जाए? दार्शनिक वर्ग का मार्गदर्शन मिल जाए। क्या उत्पादन करना है? सपोज कृषि उत्पादन की बात करें तो कौन सा बीज लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है, ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त हो सकता है, यह बुद्धि बता सकती है किसको? उत्पादक को। तो यहां बहुत अच्छी बात इन्होंने राज्य के संदर्भ में कही है कि उत्पादक वर्ग को सैन्य वर्ग का संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त हो जाए, मतलब सैन्य वर्ग से सुरक्षा मिल जाए और सैन्य वर्ग से ही उसको काम करने की एनर्जी मिल जाए, साथ में उसको क्या मिल जाए? मार्गदर्शन। किससे मार्गदर्शन मिल जाए साथियों? दार्शनिकों से। यहां दार्शनिक का मतलब क्या हो गया? बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिमान वर्ग, जो उत्पादन को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। कितना तार्किक प्रस्तुतिकरण है, बिल्कुल सारांश के रूप में मैंने आपको राज्य के लिए न्याय की बात बता दी है। साथियों यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे सॉरी, और इस प्रकार प्लेटो ने साफ साफ कह दिया है, थोड़ा सा साथियों गला खराब है, आप देखेंगे, इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया है। दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन इसीलिए किया है साथियों, बहुत बड़ी बात है ये, कि प्लेटो ये कहता है कि शासक उसे बनना चाहिए जिसे शासन करने की समझ हो, जो लोकतंत्र का एक पतित चरित्र था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थीं। उस समय में लोकतंत्र था तो एथेंस में, लेकिन वो इतने कमजोर और इतने भ्रष्ट स्वरूप में था साथियों कि वहां पर प्लेटो को यह कहना पड़ गया कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के शासन पर आधारित हो, और ये व्यक्ति कौन हो? त्यागी हो। ये व्यक्ति कौन हो? त्यागी हो। ये व्यक्ति लालची न हो, लिप्स न हो। अगर वो लिप्सा में या लालच में क्या रहेगा? लिपटा रहेगा, तो अच्छा शासक नहीं बन सकता। और एक अच्छा दार्शनिक ही क्या कर सकता है? सारी की सारी इच्छाओं से दूर रह करके अच्छी सत्ता संचालन की गतिविधि पूरी कर सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों, गलत भी नहीं है। आप देखेंगे आज अपने देश की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति आप देखेंगे अपने आप में व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की उतनी इच्छा नहीं है जितनी इच्छा आप इंदिरा गांधी, नेहरू या फिर आप किसी दूसरे इंद्र कुमार गुजराल या दूसरे आप शासकों में देख सकते थे। यहां पर केवल एक तुलना हो रही साथियों, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शासक अपने आप में संत है तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए, राज्य के हित के लिए, राज्य के कल्याण, लोगों की खुशी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। इसीलिए आदर्श राज्य में उसने दार्शनिक को क्या माना है? राजा माना। ये बात अलग है कि बाद में उसने इस चीज को रियलाइज किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है, आदर्शवत राज्य होता है व्यवहार में, और आदर्शवत राज्य बेसिकली दार्शनिकों के शासन पर आधारित न होकर के न्याय या कानून पर आधारित होता है। और कानून पर आधारित आज भी सारी व्यवस्थाएं दुनिया में चल रही हैं। इसका मतलब है कि इससे ऊपर का भी एक स्टेप है जिसे प्लेटो ने आज से 2500 साल पहले बता दिया था। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, न्याय के सिद्धांत की पूरी चर्चा हमने कर ली, न्याय के सद्गुण के रूप में किस प्रकार से उपयोग है इसकी पूरी चर्चा कर ली। अब ये जो न्याय है, न्याय का सिद्धांत है, अपने आप में प्रकल्प मूलक है। प्रकल्प मूलक है क्या? इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको आर्किटेक्टोनिक क्यों कहा जाता है? आर्किटेक्टोनिक क्यों है? तो एक स्टेटमेंट में आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि प्लेटो के न्याय का सिद्धांत प्रकल्प मूलक है। इसमें वास्तुकार के कृत्य का दृष्टांत देते हुए यह बताया गया है। वास्तुकार, आर्टिस्ट, देखिए मैंने बताया था कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दृष्टांतों का बड़ा प्रयोग किया है। कला और प्रकृति के क्षेत्र से दृष्टांत लिए हैं, तो कला का ही एक क्षेत्र बेसिकली आप देखेंगे, कला के क्षेत्र से जुड़ा एक व्यक्ति वास्तुकार है। और वास्तुकार को लेकर के इन्होंने जो बात कही है, यह कहा है कि न्याय का प्रमुख कार्य अन्य तीनों सद्गुणों को सही ढंग से समन्वित करना है। न्याय का प्रमुख कार्य क्या है? यह चीज मैंने पहले बताया आपको कि अन्य तीन सद्गुण है संयम, साहस, विवेक। संयम, साहस और विवेक, इनको बहुत सही तरीके से समन्वित करना है और समन्वित करके व्यवहार में उपयोग करना है। साथियों ठीक वैसे ही जैसे एक राजमिस्त्री होता है। राजमिस्त्री क्या करता है? जब एक घर बनता है,
जब एक घर बनता है तो आप देखेंगे कि एक राजमिस्त्री है, कुछ मजदूर हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, घर बनाने में मदद करते हैं। कुछ लोग गड्ढे खोद रहे हैं, कुछ लोग दीवार जोड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से घर कैसा बनेगा, उसकी सुंदरता क्या होगी, ये वास्तुकार या इंजीनियर ही डिसाइड करता है साथियों। तो इन सभी का सहयोग लेकर के वो क्या करता है साथियों, एक सुंदर भवन का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार न्याय को क्या करना है, न्याय को कुछ अन्य सद्गुणों जैसे संयम, साहस और विवेक का उपयोग करके एक आदर्श समाज और एक आदर्श राज्य की स्थापना कर देनी है। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से इन चीजों को आप एक बार और वीडियो देख करके समझिए, बिल्कुल शॉर्ट में न्याय के सिद्धांत और उसमें सद्गुणों की आवश्यकता, न्याय क्यों सर्वोच्च है, इन सारी बातों का मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सारांश में डिटेल का मतलब यह हुआ कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं साथियों, उन चीजों को बहुत ज्यादा दिया गया है और उसके बाद उसको नींबू जैसा निचोड़ करके आपको बताना पड़ता है कि देखिए इसमें ये जो कुछ बूंदे हैं वो आपके काम की हैं, तो वो बूंदे आपके पीछे हैं। एक बार अच्छे से इन चीजों को समझिए। एग्जामिनेशन के लिए न्याय का सिद्धांत बहुत जरूरी है। इसके आगे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेटो के और बचेंगे, जिसके साथ हम प्लेटो को समाप्त करेंगे। वो है सबसे पहला, शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में प्लेटो ने क्या कहा है। दूसरा, प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद क्या है। इन सारी चर्चाओं के साथ हम प्लेटो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद एक नए थिंकर की बात करेंगे। साथियों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।